तो स्टार्ट करने से पहले गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 848 अ फैमिली ऑफ जॉय। वहां मौजूद सारे अवाक रह जाते हैं। दिग्विजय जी आशा की निगाहों से उसकी ओर देख कहते हैं, क्या रुद्र भाभी सच? दिग्विजय जी के साथ आकाश जी, अभय, रेहान सारे उनकी बातों का मतलब समझ हैरानी उनसे सवाल करते हैं। पर इसी बीच शौर्य ना समझी में कहता है, अरे कोई मुझे भी समझ जाओ, मुझे भी ऐसे क्यूट क्यूट रिएक्शन देने हैं। उसकी ऐसी बात सुन सबकी थोड़ी हंसी छूट जाती है। वही अभय शौर्य बाजू पकड़ उससे अपनी तरफ मोड़ इशारों से समझाए कहता है, शौर्य। अगले ही पाल शौर्य खुशी से उछलते हुए हिरनी से सबकी तरह सेम रिएक्शन कहता है, क्या क्या मैं फिर से चाचू बनने वाला हूँ? उसकी ऐसी हरकत पे सबकी हंसी छूट जाती है तो वही शौर्य अभय को गले गले उछलते हुए कहता है, बरवच्छी मैं चाचू बना गया फिर से। अभय उसकी बात पे मुस्कुराते थोड़े करेक्शन के साथ कहता है, बनने वाला है। शौर्य सेम बात। वही दिग्विजय जी उनकी सेलिब्रेशन देख खुशी मन से भर अन्या के सिर पे हाथ फेर कहते हैं, अन्या बेटा जीती रहो, देखो तुमने तो आने के साथ इस घर को खुशियों से भर दिया, खुश रहो। तो वही आकाश जी भी उससे ढेरों आशीर्वाद दिए कहते हैं, मेरी बेटी तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। आन्या उनकी इस बात पे जरा उन्हें टोकते हुए कहत है, डैड कुछ भी ना बोले, अभी तो आपको इस शैतान के साथ भी पीछे भागना है। उसकी बात पे आलाश जी भी नम आंखों से हमी में सिर हिला देता है। तो वही सच्ची सुहाना स्नेह तीनों एक साथ उससे चारों तरफ से हग किए अन्या को कांग्रेचुलेट करती है, जिसे देख शौर्य भी अपनी एक्साइटमेंट में अपनी बहाई फैलाए अन्या की तरफ बढ़ते हुए कहता है, भाभी। लेकिन शौर्य कदम अन्या तक पहुंचते उससे पहले ही रुद्र अपने कदम अन्या के सामने आए उस तक ले जाए उससे गले लगाए कहता है, थैंक यू। उसकी इस हरकत पे शौर्य थोड़ा छिड़े स्वर में कहता है, तू इतना जेलस क्यों होता है भाई? मैं तो बस कंग्रेचुलेट कर रहा था। रुद्र बड़े उसकी बातों पे जायद तवज्जो ना दिए बड़े बेपरवाही से कहता है, मुझे रिस्क नहीं लेना है। जिस पे शौर्य का तो मुंह ही बन जाता है। तो वही अभय मुस्कुराते हुए अन्या से कहता है, कंग्रेचुलेशन भाभी। अन्या मुस्कुराते हुए सबसे बधाई लेती है। तो वही सब इतने एक्साइटेड हो चुके थे कि सबके सब अपनी प्लानिंग शुरू कर दिए थे और किसको खाने तक का होश ना रहा। ये देख अन्या खुश भी थी और थोड़ी इमोशनल भी। आखिर ऐसा परिवार कहाँ ही मिलता है आज के जमाने में, जो दूसरों की खुशियों उसने जायद खुश हुआ करता है। वही रात का वक्त। तविश अपने कमरे में आते सबसे पहले अपनी खुशी शेयर करने अंतरा को कॉल लगाता है, जिससे फोन रिसीव किए वो खुशी चाहते हुए कहता है, गेस व्हाट, अभी मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। फोन के दूसरी तरफ अंतरा तविश का चहकता हुआ आवाज सुन थोड़ी हैरानी भरे स्वर खुशी से कहती है, अरे क्या बात है, आवाज में इतनी खुशी। तविश सोफे पे पसरते हुए कहता है, अरे न्यूज़ ही ऐसी है तो खुशी तो 10 गुनी बनती है। उसकी आवाज की खनक सुन अंतरा काफी क्यूरियस हुए कहती है, अच्छा मुझे भी बताओ। तविश जो अपनी खुशी छुपाए नहीं छुपा पा रहा था, वो थोड़ा अंतर को टीस करने का सोचा कहता है, तुम थोड़ा गैस करो। ये सुन अंतरा सोचते हुए स्वर में कहती है, तविश मैं क्या ही गैस करूं, आपकी चाहत की खुशी तो आपको मिल गई, पर ये उसकी तो नहीं है, तो आप ही बता दे। उसकी बात सुन तविश जो बताने के लिए बेताब था, वो झट से सोफे पे चौड़े हुए बैठ कहता है, अंतरा मैं चाचू बनने वाला हूँ, भाभी प्रेग्नेंट है। ये सुन अंतरा सनसी रह जाती है। वी हैरान शब्दों में जैसे कंफर्म किए कहती है, व्हाट? अन्या भाभी? तविश अपनी एक्साइटमेंट में अंतरा के आवाज महसूस ना कर पाता और वो हामी में सिर हिलाता हुआ कहता है, हाँ। तो ये सुन अंतरा की पकड़ अपनी बेडशीट पे थोड़ी कस जाती है। दरअसल अंतरा का कंसर्न इस पल ना चाहते हुए अपने भाई की तरफ जायद था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये न्यूज़ उसके भाई को मिली होगी तो वो कैसे खुद को संभले होगे। अंतरा को अपने भाई की फिक्र होने लगी थी, पर तविश की एक्साइटमेंट देख वो खुश होने की कोशिश में कहती है, ये सच में बड़ी खुशखबरी है मेरे तरफ से, उन्हें कांग्रेचुलेट करना। वही तविश जवाब में वो एक्साइटमेंट ना महसूस कर जो उसके अंदर है वो कहता है, क्या हुआ अंतरा, तुम्हारी आवाज में वो खुशी नहीं झलक रही जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये सुन अंतरा थोड़े सकपकायव कहती है, ऐसी बात नहीं है तविश, मैं बहुत खुश हूँ। तविश अंतरा की फिक्र में डूबे पूछता है, क्या बात है अंतरा, बताओ मुझे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अंतरा तविश से अपनी थोड़ी परेशानी शेयर किए कहती है, वो तविश भाई अब तक घर नहीं आए हैं। ये सुन तविश थोड़े बेपरवाही से कहता है, अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है,
वो छोटे बच्चे थोड़ी है कि घर का रास्ता भूल जाएंगे। वैसे भी तुमने ही कहा था कि उनका लेटाना घर कोई बड़ी बात नहीं होती। उसकी बातों को सुन अंतरा मन में कहती है, तब की और आज की बात अलग है तविश। आज उनका दिल टूटा है। वो टूटे है। उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। मैं कैसे बताऊं तुम्हें सब। तुम सुनोगे तो कैसे रिएक्ट करोगे। अंतरा की बहुत देर तक आवाज न आते देख तविश अपना फोन की स्क्रीन चेक करता है। कॉल शुरू देख वो वापस से कान में लगाए कहता है, अंतरा कहाँ खो गई। अंतरा उसके पुकारने पे होश में आए कहती है, आ कहीं नहीं। तविश को वैसे तो रेयांश की कोई फिक्र नहीं थी लेकिन अंतरा की बहुत परवाह थी। जिसमें डूबे वो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं आ जाओ। अंतरा ये सुन जल्दी से उससे माना किए कहती है, नहीं नहीं, मैं देख लूंगी। और वैसे भी तुमने कहा ना भाई, छोटे बच्चे थोड़ी है, वो आ जाएंगे। ये बोल के भी अंतर का मन अंदर तसली में ना आता है तो तविश अपनी बातों से उसका मन बहलाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अन्या का कमरा। अन्या बेड पे बैठी रुद्र का इंतजार कर रही थी, जो उसकी दवाई और दूध लिए कमरे में आता है। साथ ही उसका दूसरा हाथ अपने कान में लगाए मोबाइल पे भी था, जिस पे वो अन्या के घर पे बात कर रहा था। जिसका सुन अन्या झट से कहती है, रुद्र अगर आप रुद्रांश से बात कर रहे हैं तो मेरे भी करवाए ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है। रुद्र अन्या की बात सुन फोन काट उसके पास बैठता है, जिससे देख अन्या अपनी भौएं सिकोड़ कहती है, अपने काट क्यों दिया। उसके क्यूट से एक्सप्रेशन देख रुद्र बड़े प्यार से उसके गाल पे हाथ रख कहता है, वाइफी रुद्रांश सो चुका है, तुम कल बात कर लेना ढेर सारी, वो तो कला ही रहा है। अन्या उसकी बात पे बच्चों जैसी मुंह फुलाए मुंह फेर कहती है, आपने जानबूझ के किए। ये देख रुद्र दवाई और ग्लास उठाए कहता है, अरे चलो दवाई खा लो और दूध पी लो, तुम्हारा कोई और नाटक इससे नहीं बचा पाएगा। उसकी बात पे अन्या चुपके से अपने दांतों टेल जीभ दबा लेती है, क्योंकि अब उसकी कोई भी चोरी रुद्र के सामने नहीं चलती थी। वो दवाई को देख मुंह बनाए कहती है, आपको पता है प्रेगनेंसी के सारे फेज अच्छे हैं, पर ये दवाई खाने के फेज बिल्कुल अच्छे से नहीं है। उसकी बात रुद्र भी ग्लास आगे कर देता है, तो अंत अन्या को दूध पीना पड़ता है और दवाई भी मुंह बनाए खानी पड़ती है। जिसके बाद उसका अजीब सा बच्चों वाला मुंह बना देख रुद्र की हंसी छूट जाती है, जिस पे अन्या चिड़े उसकी बड़ी क्लास लगाती है। अब तो ऐसे ही जानने वाले थे। चैप्टर 849 रूडा हैव जीरो मेल ईगो। सुबह का वक्त। अन्या मिरर के सामने खड़ा हुए अपनी लाल रंग की सटान की साड़ी पहन रही थी। वो आधी तैयार हो चुकी थी, पर साड़ी से थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसके प्लेट ने अन्या को खुद में उलझा रखे थे, जिससे वो थोड़ी परेशान हो चुकी थी। कि तभी रुद्र भी पूरा तैयार हुए कमरे में आता है। आज उसने बेज कलर का काफी सिंपल बट येट एलिगेंट सा कुर्ता पहना था, जिसमें उसकी मस्कुलर पर्सनैलिटी उससे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी। रुद्र की नज़र अन्या पे जब पड़त है तो अन्या को उलझे परेशान देख बड़े प्यार से उससे देख उसके पास आए कहता है, मैं आई। अन्या की नज़र जब रुद्र पे पड़ती है तो बस वो उससे एक पाल को देखते रह जाती है, और इतने मुश्किल से आधी बंदी सड़ी के प्लेट उसके हाथों से छूट जाते हैं। ये देख अन्या थोड़ी चिड़े हुए कहती है, मदद कर रहे हैं या मुझे सता रहे हैं। उसके बाद सुन रुद्र थोड़ा कंफ्यूज सा कहता है, अब मैंने क्या किया। उसकी क्यूट से एक्सप्रेशन देख अन्या मुंह सिकोड़ते हुए कहती है, आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। क्या जरूरत है आपको इतना हैंडसम बन मेरे सामने आने की। जहां लोगों की उम्र बढ़ती है वहां लग रहा आपको घाट रही है। अन्या से मुंह से इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट सुन रुद्र बड़े प्यार से उसके चेहरे के करीब झुक उसकी आंखों में डूबे शरारती मुस्कान से कहता है, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट वाइफी। अन्या को उसकी आंखों में देख रही थी। वही रुद्र धीरे से अपना हाथ बढ़ा के उसके कमर को होल से टच करते हुए साड़ी प्लेट पकड़ बड़े अदब से कहता है, अब मैं आई। अन्या जिसके रुद्र के एक चुवान भर से पूरा बदन सिहर उठा वो उसके पूछने पे थोड़ी एटीट्यूड के साथ कहती है, अच्छा आपको कब से साड़ी पहनने आ गई। रुद्र अन्या के कदमों में झुकते हुए बड़े प्यार से कहता है, साड़ी पहनने नहीं लेकिन आपकी हेल्प करने जरूरत आता है। ये बोल वो उसकी हेल्प करने लगता है। अन्या उससे प्लेट बनाए देती रहती है और वो बड़े संजीदगी से सारे प्लेट समेटे जा रहा था। अन्या की तो नजर ही नहीं हट रही थी अपने रुद्र से। कोई बता सकता था कि दुनिया के लिए खड़ूस दिखने वाला रुद्र राय चौहान ऐसे भी काम कर सकता है। भाई इससे ही तो मोहब्बत कहते हैं, जो इंसान क्या शक्त से शक्त खड़ा पत्थर को भी झुकाने की ताकत रहता है। रुद्र की हेल्प से अन्या से अपनी साड़ी पहन लेती है।
और मिरर में खुद को देख उसकी तारीफ किए कहती है, अरे वहाँ चौहान साहब, आपकी टैलेंट की तो दात देने पड़ेगी। 15 मिनट से अटका काम 2 मिनट में कर दिया। अब मेरी और हेल्प करे, मुझ ये पहनाए। ये बोल अन्या उससे अपनी ईयरिंग पकड़ा देती है, जिससे देख रुद्र बिना किसी मेल ईगो के बस अपनी प्यारी वाइफी की सारी बात मानता है, उसकी तैयार होने में हेल्प करता है। और जब आखिरी बड़ी सिंदूर की आती है तो अन्या रुद्र को देखती है। रुद्र बड़े प्यार से उसकी मांग भरता है। ये वही पाल है जब अन्या को एक साथ 3 पाल याद आते हैं। पहले उनकी शादी का जब ये एक मजबूरी में था, दूसरा उस दिन का जिस दिन ये एक समान में उसकी पहनना बना था, और तीसरा आज का जब वो उसकी जीने की वजह बन चुका था। अन्या खुद को मीर में रुद्र के नाम के सिंदूर से सजी देख उससे अपनी एब्रो उचकते हुए पूछती है, कैसी लग रही हूँ। रुद्र बिना अपनी पलकें झपकाए कहता है, मेरी। उसका इतना कहना था कि अन्या की नजरें शर्म से झुकती हुई कहती है, रुद्र आप भी ना। रुद्र उसके झुकी पलकें देख बड़े प्यार से अपना हाथ बड़ा कहता है, चले दादाजी इंतजार कर रहे होगे। अन्या उसके हाथों को थामते हुए उसके साथ चले कहती है, हाँ, पर आप एक बार फोन कर पता करें ना रुद्रांश। ये सुन रुद्र अन्या को समझाए कहता है, वाइफी वो आ रहा है, अभी तो 10 मिनट पहले बात हुई, थोड़ा मौसम की वजह से प्लेन में देरी हो गई। अन्या उसकी बात पे बड़े बेसब्री से कहती है, रुद्र मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जी कर रहा है बस अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लूं। ऐसे उससे इतना दूर रही नहीं ना। रुद्र अन्या के जज्बात समझ सकता था, लेकिन बेचारा वो अब कर भी क्या सकता था। उनका प्राइवेट जेट भी मौसम की वजह से डिले हो गया और उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अभय सुहाना का कमरा। सुहाना प्रिंसेस के बाल बना रही थी, साथ ही थोड़ी बहुत मस्ती भी साथ कर रही थी वो माँ बेटी। तभी कमरे में अभय आता है। अभय जो देख सुहाना थोड़ी खामोश हो जाती है, जो अभय को अंदर ही अंदर काफी चुभता है। उससे सुहाना की खुद से लिए छुपी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो सुहाना के पास आए कहने की कोशिश में कहता है, ये वो, लेकिन जैसे सुहाना उसकी बात बीच में काट कहती है, ये लो बन गई आपकी चोटी। प्रिंसेस मिरर में खुद को देख कहती है, वाओ मम्मा यू आर बेस्ट। मम्मा मैं बड़ी माँ के पास जाओ। सुहाना अपनी बेटी की बात बड़े प्यार से उसके गलों को छू कहती है, जाओ, पर संभाल के जाना और उन्हें तंग मत करना। ये सुन प्रिंसेस कहती है, डोंट वरी मम्मा, मैं उनका अपनी पुकी डॉल जैसे ख्याल रखोगी। इतना बोल प्रिंसेस कमरे से भाग जाती है। अभय जो खुद इग्नो हुए देख मायूस था, वो हार ना मानते हुए जाती हुई सुहाना को पीछे से आवाज दिए कहता है, सुहाना। सुहाना उसके टोकने पे इस बार रुक जाती है, जिससे देख अभय अपने घुटनों पे आते हुए अपनी माफी मांग कहता है, आई एम सॉरी सुहाना, जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। हमारे रिश्ते को मेरे लिए तुमसे और प्रिंसेस से बढ़ कुछ नहीं था और ना रहेगा। मैंने जो किया बस प्रिंसेस का सोच किया। मुझे लगा कि कहीं हमारी बेटी को लगे कि उसे अपनी माँ से मिलने का मौका तक नहीं दिया। सुहाना जिसकी अभय के सामने पीठ थी, उसकी आंखें उसके शब्दों पे बह रहे थे। वो अभय को माफ कर चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अभय उसके साथ इतनी बड़ी जट्टी तो कभी नहीं कर सकता। वो भी पिता है प्रिंसेस का। लेकिन इन बीच उसके बोले गए करवाए शब्द सुहाना को उससे नजरें मिलने के साथ नहीं दे रहे थे। अभय अपनी बात आगे कहता है, मैं ये भी जानता था कि जितना प्यार तुम प्रिंसेस से करती हो, उतना प्यार कोई नहीं कर सकता, और इस बात का एहसास ही काफी था हमारी बेटी को हमारे पास रखने के लिए। सुहाना, आई एम सॉरी, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना बोल अभय बड़े उम्मीद से सुहाना को देखता है, लेकिन सुहाना हिम्मत ही ये नहीं होती कि वो पलट उसके सीने से लग जाए। मोहब्बत और विश्वास दोनों बहुत परखे शब्द होते हैं, और अगर इन शब्दों को परखने लगो तो दोषी शब्द नहीं खुद होते हैं। चैप्टर 850 पूजा। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन के हॉल में पूजा की तैयारी की बड़े जोर शोर से हो रही थी। तभी दिग्विजय जी अपनी चड्डी के सहारे अपने कमरे से बाहर आते हुए कहते हैं, अरे सच्ची बेटा, सारी तैयारी। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही सच्ची एक तसली भरी मुस्कान में कहती है, डोंट वरी दादाजी, सब हो गया है और पंडित जी भी आ गए हैं। आप निश्चिंत होके आराम करें दादाजी। ये बोल सच्ची वहां से चली जाती है तो दिग्विजय जी बाकी तैयारियों को खुद से देखने के किए दूसरी तरफ जाते हैं और थोड़ी से भाग दौड़ के साथ सारे को अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तभी उनकी नजर उनके पीछे आकाश जी पे पड़ती है, जो उन्हें एकटक देख रहे थे।
उन्हें ऐसे देखते हुए पाके दिग्विजय जी उचकते हुए अपनी भौएं उठाए सवाल करते हैं, अरे आकाश, ऐसा क्यों देख रहे हो? आकाश जी उनके सवाल पे थोड़े हैरत भरी मुस्कान में दिग्विजय जी को देख कहते हैं, वो इसलिए कि जिस इंसान को मैं आहे भरते देखा करता था बिस्तर पे, आज तो उन्हें डबल एक्सल की व्हील के साथ भागते हुए देख हैरानी तो होगी ना डैड। आकाश जी की बात पे दिग्विजय जी थोड़े झेप गए। वही आकाश जी बेहद खुश थे, क्योंकि उनके पिता को जैसे एक नई जिंदगी जो जैसे मिल गई हो। दिग्विजय जी उन्हें यूं मुस्कुराते हुए थोड़े झड़कते हुए बात बदल कहते हैं, अपनी हैरानी को साइड में रखो तुम, और जल्दी जल्दी कमा पे लगो। उनकी बात पे आकाश जी उन्हें आराम से बैठते हुए कहते हैं, सारे काम हो गए हैं डैड, देखिए अन्या और रुद्र भी आ गए। उनके कहते कि दिग्विजय जी नजर सीढ़ियों से आते रुद्र और अन्या पे पड़ती है, जहां रुद्र बड़े मजबूती से अन्या का हाथ पकड़ उसके कदम से कदम मिला के चल रहा था। उन्हें यूं साथ दिग्विजय जी अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकते थे। उसके आंखें नम थी। रुद्र और अन्या सबसे पहले आए उनके पाँव छूते हैं, जिस पे दिग्विजय जी अपने जिंदगी की सारी दुआएं उनके सिर पे हाथ फेर निछावर करते हुए कहते हैं, जीती रहो, खुश रहो, और जल्द से जल्द हमें अब एक पोती दे दो। उनकी बात पे अन्या थोड़ी शर्माए रुद्र को देखती है, तो रुद्र के एक्सप्रेशन बड़े क्लियर थे, जैसे वो तो दिग्विजय जी की बात से पूरी तरह सहमत था। ये बात अन्या अच्छे से जानती थी, क्योंकि रुद्र को बेटी की कितनी इच्छा है। वही दिग्विजय जी के आशीर्वाद के बाद अन्या और रुद्र आकाश जी और कौशल्या जी दोनों का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं, जिस पे दिग्विजय जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी पूजा शुरू करे। पूजा शुरू होते देख अन्या एक नजर दरवाजे पे देख अपना हाथ उसके बाजू पे रख कहती है, रुद्र रुद्रांश। अन्या की बेसब्री देख रुद्र उसके हाथों में विश्वास से हाथ रख कहता है, वाइफी उससे आने में टाइम लगेगा। जिस पे अन्या कुछ कह नहीं पाई आगे, क्योंकि पूजा का मुहूर्त हो चुका था। पूजा शुरू होती है, सारे कपल अपने अपने जोड़ी के साथ बैठ जाते हैं। रेहान निकचित को लिए बैठता है और सची उसके बगल में। रेहान पूजा दुआ को देख थोड़ा परेशान हुए साची से कहता है, साची मैं निकचित को सारा को दे देता हूँ, उसी दुबे से तकलीफ हो रही होगी। साची एक पिता की फिक्र देख तसली भारी मुस्कान से कहती है, कुछ नहीं हुआ रेहान, वैसे भी ये चंदन की साफ सुधारी लकड़ियां है, जिससे कोई हानि नहीं होगी, और वैसे भी मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा शुरू से अपनी रीति रिवाज पूजा पाठ सब देखे, उससे दूर ना रहे, उससे शामिल होने दे, मैं थोड़ी देर में भेज दूंगी। उसकी बात पे रेहान भी सहमति से हामी में सिर हिलता है, क्योंकि ये चीज़ें भी उतनी जरूरी है जितनी बाकी सब। मंत्रों के उच्चारण तो बच्चों के मन को साफ ही करते हैं। वही सन्हे भी शौर्य के जा बगल में बैठती है, जिससे अपने बगल में बैठे देख शौर्य मुस्कुराते हुए उससे बड़े प्यार से देख रहा था, जिससे खुद को ऐसे देखते हुए पाके स्नेह शर्मते हुए कहती है, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं शौर्य? शौर्य साची के सवाल पे बड़े प्यार से उसके हाथों में हाथ डाल उससे बड़े मजबूती से थम कहता है, कुछ नहीं, बस पिछली बार की पूजा में अपने बगल वाली सीट भरने की विश मांगी थी मैंने, और उससे इतनी खूबसूरती से पूरा होता देख बहुत खुश हूँ मैं। उसका इतना कहना कि स्नेह का दिल भर आया। वो शौर्य की ख्वाहिश थी, ये सोच वो खुद में काफी स्पेशल महसूस कर रही थी। वही अभय और प्रिंसेस के साथ सुहाना भी अभय के बगल में जा बैठती है, जिससे देख तो अभय हैरान रह जाता है, और वो अपनी उन्हीं हैरान निगाहों से उससे देखता है, क्योंकि सुहाना की नाराजगी इस हद तक थी, उसके साथ बैठना तो दूर उसके सामने आना भी उससे गवारा नहीं था, लेकिन वो आज उसके बगल में उसके साथ बैठी, वो भी उससे सट के। अभय को समझ नहीं आता कि कहीं वो सपना तो इनेच देख रहा। तो वही सुहाना थोड़ी झेपते हुए अपनी मुस्कान छुपाए कहती है, प्रिंसेस अपने डैडी से जरा कह दोगी कि पूजा पे ध्यान दे, मुझ पे ध्यान देने के लिए उनकी सारी जिंदगी है। प्रिंसेस अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुन ना समझी में अभय को देख कहती है, डैडी। अभय अपनी बेटी की पुकारने पे उसके सिर पे हाथ फेर कहता है, हाँ प्रिंसेस आप आगे देखो। इतना कह वो दोबारा सुहाना हैरत भरी निगाहों से देखता है, तो सुहाजा इस बार उससे आंख दिखा सामने देखने का इशारा करती है, जिससे देख अभय सामने तो देखा है लेकिन चोर निगाहों से उससे भी देखता है। उससे तो यकीन नहीं हो रहा था कि सुहाना ने उससे माफ कर दिया, क्योंकि उसने सारी जिंदगी की बात की उसके साथ। वो बहुत खुश था, अब उसके जिंदगी में इसके अलावा कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। वो दुनिया सा सबसे खुश नसीब इंसान था इस पाल में। वही सबको तो अपनी अपनी जोड़ियों का साथ मिल चुका था, तो वही तविश अब तक आहे ही भर रहा था।
अपने बगल वाली सीट खाली देख के उसने अंतरा को इनवाइट किया था, लेकिन वो किसी जरूरी काम की वजह से आने से मना कर दिया था, जिस बात पे तविश का दिल टूट गया था। लेकिन वो अच्छे मजेदार होने के नाते उसके साथ खड़ा था कि तभी पूजा के आखिर चरण पे उससे अपने बगल में किसी के होने के का एहसास होता है। तो वो सासे ही अपनी निगाहें उठा के देखता है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अंतरा उसके बगल में बड़े हक से बैठी मुस्कुरा रही थी, जिस पे पहले तो तविश को अपने आंखों पे यकीन नहीं होता, जिससे देख अंतरा चुपके से उसके हाथों पे चिकोटी करती है, जिसे पे तविश के मुंह से आह की आवाज निकल जाती है पूजा के बीच, जिस पे वो थोड़ा शर्मिंदा हुए सबसे माफी मांगता है। तो पूजा दोबारा शुरू होती है। तविश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खुशी अंतरा के आने से 10 गुना बढ़ गई थी। पूजा खत्म होती है, जिसके तुरंत बाद अंतरा एक बुके किए अन्या के पास जाती है। अंतरा को यहाँ देख अन्या हैरान हुए खुशी से कहती है, अरे अंतरा। अंतरा बड़े वर्मिली अन्या को हग किए उससे बढ़ाई दिए कहती है, कांग्रेचुलेशन भाभी, मैं आपके लिए बहुत 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 खुश हूँ। अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। जिसके बाद अन्या थोड़े हिचक में उससे देख सवाल करती है, तुम ठीक हो ना? और मिस्टर रेव? अन्या को रेयांश की फिक्र थी, और सबसे बड़ी शुक्रगुजार भी, क्योंकि अभी जो खुशियां जी रही है कहीं ना कहीं उसकी ही दी हुई है। फ्लैशबैक। पिछली रात रुद्र आन्या को लिए बड़े सुकून से अपने बिस्तर पे आंख बंद कर लेटा था, लेकिन आन्या के आंखों नींद कहा। उसके मन की खुशी उससे सोने नहीं दे रही थी। कितने महीनों के बाद उससे ये पाल मिला है अपने रूम में। लेकिन साथ ही अन्या के मन में अचानक एक सवाल उठता है, जिसका ख्याल उससे अपने खुशी में ही नहीं आया। वो उस सवाल को सोचते हुए कहती है, रुद्र। रुद्र जिसकी आंखें बंद थी, वो अन्या के पुकारने पे धीरे से आवाज किए कहता है, हम। अन्या अपने मन के सवाल को रखने की कोशिश में कहती है, एक सवाल पूछूं? रुद्र जिसने शायद अब तक उसके काफी सवालों के जवाब दे दिया था, जैसे कि रुद्रांश कब आएगा? आप मुझसे दूर कहाँ गए थे? दादाजी की दवाई थी, उनका चेकअप हुआ, और भी बहुत कुछ, जिस पे रुद्र इस बार उससे मना ही किए कहता है, सो जाओ वाइफी, अब बाकी के सवाल सुबह पूछना। ये सुन अन्या झट से उसके सीने से उठ उसकी तरफ प्यारी भरी मासूमियत भरी निगाहों से देख कहती है, नहीं रुद्र, बस एक सवाल। उसकी बात सुन रुद्र अपनी आंखें खोल उससे देख खुद ही हार माने कहता है, तुम हार मानने से रही? अच्छा कहो। अन्या थोड़ी क्यूरियस हुए कहती है, आपको कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल में थी? आप तो यहाँ थे ही नहीं। जिसकी बात पे रुद्र को याद आता है कि उससे कॉल आया था रेयांश का। वैसे तो रुद्र की जरा भी इच्छा नहीं थी उसका नाम अपने बेडरूम में लेने की, लेकिन वो जानता था कि अन्या बिना जाने सोने से रही, इसलिए वो बड़े बेपरवाही से कहता है, मुझे उस रेवड़ का कॉल आया था, उससे ने मुझे बताया तुम्हारी तबीयत का। ये सुन तो अन्या की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। चैप्टर 851 रुद्रांश इन पूजा। अन्या थोड़ी क्यूरियस हुए कहती है, आपको कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल में थी? आप तो यहाँ थे ही नहीं। जिसकी बात पे रुद्र को याद आता है कि उससे कॉल आया था। वो बड़े बेपरवाही से कहता है, मुझे उस रेवड़ का कॉल आया था, उससे ने मुझे बताया तुम्हारी तबीयत का। ये सुन तो अन्या की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। वो हैरान हुए कहती है, क्या मिस्टर रेवड़ ने? रुद्र अन्या की हैरानी देख उससे पूरी बात बताते हुए कहता है, हम जब मैं उससे मिला तो पहले मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है उससे अपनी गलती का रियलाइज हो गया था, या होगा शायद, और उसने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। ये सुन अन्या काफी आश्चर्य से कहती है, क्या सच में? क्योंकि अन्या को अब तक यकीन नहीं था कि जो इंसान कुछ वक्त पहले उससे अपना बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, उसके लिए पागल था, उससे अपनी दिल की बात कह रहा था, उसने उतनी आसानी दे गिव अप कर दिया। वो बस उसके प्रेगनेंसी का सुन के अन्या अपनी इसी असमंजस में सोच रही थी, जिससे देख रुद्र उसका सिर वापस से अपने सीने पे रखते हुए कहता है, हम अब तुम सो जाओ, जायद इस बारे में मत सोचो। कल दादाजी ने तुम्हारे की ये पूजा रखवाई है ना, तो तुम्हें उसमें शामिल होना है ना, तो अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से आंखें बंद करो और सो जाओ। ये सुन अन्या कुछ सवाल करती कि रुद्र अपना हाथ हवा में उठते हुए एक चुटकी बजाता है, जिससे सारी लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती है, जिससे देख अन्या कुछ कह नहीं पाती, और वो भी रुद्र के करीब हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो सो तो गई थी, लेकिन उसके सवाल उसके ज़हन से इतनी आसानी से जानने वाले नहीं थे। फ्लैश बैक एंड। अंतरा अन्या के सवाल पे मुस्कुराते हुए उसके हाथों को मजबूती से थामते हुए कहती है, हाँ भाभी सब ठीक है।
आप चिंता ना करें। जिससे सुन अन्या के दिल को कुछ तसल्ली सी होती ही है कि अंतरा के आगे के शब्द सुन तो उसके एक पाल को होश की उड़ जाते हैं। वैसे आपकी चिंता दूर करने कोई खुद चल के आया है। ये बोल अंतरा अपनी जगह से साइड हुए सामने की ओर इशारा करती है। तो अन्या की निगाहें सामने दिग्विजय जी से बातें करते हुए रेयांश पे पड़ती है। जिससे वहां आया देख तो अन्या सच में बहुत हैरान रह जाती है। रेयांश वहां आया था उसके पूजा में शामिल होने। ये अन्या के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। वही रेयांश को दिग्विजय जी से बातें कर रहा था, पर उसकी चोर निगाहें फिर भी अन्या को देखने पे मजबूर थी। वो भी क्या करे, मोहब्बत है वो उसकी, इतनी अशनी से तो भुलाना नामुमकिन तो नहीं। वो यहाँ आया भी शायद इसलिए था कि अन्या को जी भर देख सके। भले ही वो समझ चुका था, जान चुका था कि अन्या उसकी नहीं हो सकती है, इसलिए तो उसने उसके लिए अपनी मोहब्बत को सौंप दिया था। वही उससे देख जहां अन्या शौक थी, तो वही कुछ लोगों के आंख चढ़ गई थी। शौर्य जो अभय रेहान रुद्र के साथ खड़ा था, वो अपनी मुट्ठी भिजते हुए अपनी दूसरे हाथ की हथेली पे मलते हुए कहता है, इस आदमी को किसने आने बोला। शौर्य के गुस्से को देख रेहान पीछे से उसके शोल्डर को होल्ड कर उससे जैसे शांत रहने के इशारे में कहता है, शौर्य भाई आप भूल रहे हैं, वो अभय भाई का अब रिश्तेदार है। ये सुन अभय बड़े बेपरवाही से जैसे इस बात को भूलने की कोशिश में कहता है, इसलिए तो मैं चुप हूँ, वरना जी तो इसका गाला दबाने का करता है। शौर्य छिड़ता हुआ रुद्र से कहता है, रुद्र तू कुछ करता क्यों नहीं है, देख कैसे भाभी को देख रहा है, मेरा बस चले तो। ये बोल शौर्य आगे बढ़ता कि रुद्र बड़े शांत लेकिन वार्निंग भरे टोन में कहता है, शौर्य बिहेव, वो हमारा गेस्ट है, और वैसे भी उसकी निगाहों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी निगाहों की मुझे कदर है वो उस तक कभी नहीं जा सकती। ये बोल रुद्र बड़े प्राउडली आगे बढ़ जाता है, जिससे सुन शौर्य थोड़े हैरत में उससे देखता हुआ कहता है, अरे। पर रुद्र उसकी बेफिजूल की बातें सुनने को तैयार नहीं था। वही आकाश जी रास्ते में पूजा का सामान देख पास देखते हैं। सारे लोगों को व्यस्त देख वो खुद ही उससे उठने को होते हैं कि रुद्र उनका हाथ बीच में ही थाम वो सामान उनसे लिए कहता है, डैड ये आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको आपकी कमर दर्द के लिए झुकने और भारी काम करने माना किया है ना, तो आप खुद ही ये सब स्टाफ कर देगा। उसके इतना बोलते ही दो स्टाफ रुद्र के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे देख रुद्र अपनी गुस्से में अपनी तीखी निगाहें उन पर डाले अपने जबड़े बिछते हुए कहता है, कहाँ मार गए थे तुम लोग। रुद्र के गुस्से को देख वो दोनों स्टाफ काफी सहमे अपनी सिर झुकाए उससे माफी मांगे कहते हैं, सॉरी सर। ये सुन रुद्र गुस्से में उनकी खबर लेता कि आकाश जी उससे शांत किए उसका बाजू पकड़ कहते हैं, अरे रुद्र इनमें इनकी कोई गलती है, मैंने सामान रास्ते में देखा तो। उनकी बात पे रुद्र थोड़ा उनकी भी क्लास लगाए कहता है, फिर भी आपको झुकने की जरूरत नहीं थी, घर में इतने स्टाफ है, मुन्ना है। मुन्ना जिक्र सुन के आकाश जी एक आह भर कहते हैं, मुन्ना कहाँ है बेटा अब, जब से छुट्टियों में घर गया है तब से आया नहीं, डैड भी रस खोज रहे थे। वैसे तो रुद्र कभी इन स्टाफ के मामले में ना देखता था ना बोलता था, पर फिर भी अपने डैड की फिक्र देख कहता है, अच्छा मैं जियान को बोलता हूँ उसकी खबर लेने का, आप चले मेरे साथ बैठे वहाँ पे। ये बोल वो आकाश जी को अपने साथ ले जाता है तो वही वहाँ से गुजरते हुए रेयांश की कान उनके शब्दों पे कुछ खड़े से हो गए थे, जैसे वो कुछ कहने को सोच रहा हो। वही अन्या जिसकी निगाहें दरवाजे पे ही अटकी थी, जिससे देख रुद्र उसके लिए जूस का ग्लास लिए उसके पास आए कहता है, दरवाजे पे तकने से वक्त जल्दी से कटेगा वाइफी, शायद जूस पीने से कट जाए। ये बोल रुद्र अन्या के आगे जूस का ग्लास क्यार देता है, जिससे देख वो अपना गंदा मुंह बनाए कहती है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आपको नहीं पता एक माँ को कैसा लग रहा है। ये बोल अन्या मुंह फुलाए उससे और जूस से नजरें फेर वापस से दरवाजे पे तकने लगती है, जिस पे रुद्र थोड़ा अवाक सा उससे देख थोड़े नाराजगी में कहता है, अरे तुम्हारा अच्छा है, हर बात पे अपना वेपन जैसे अपने माँ होने का रोल यूज करती हूँ, एक फादर की इमोशन कोई समझता ही नहीं। मुझे भी अपने बेटे से मिलने की इच्छा हो रही है, मैं भी तो उससे दूर था। ये सुन अन्या अपना मुंह सिकुड़े उससे घूर कर थोड़े गुस्से में कहती है, पर आप बीच में 4 बार उससे मिलके आए हैं, वीडियो कॉल पे बात की है, तो सॉरी आपके इमोशन जस्टिफाई नहीं होगा। अन्या का अचानक ये रूप देख रुद्र हैरान हुए कुछ कहता है, अरे। कि तभी शौर्य अभय के साथ रहन वहां आते हुए कहते हैं, क्या हुआ भाभी, भाई आपसे लड़ रहे हैं क्या। ये देख रुद्र मुंह बनाए दबी आवाज में कहता है, आ गई भाभी के चचमे की फौज। पर आवाज कुछ अन्या तक पहुंच चुकी थी,
जिससे देख अन्या रुद्र को घूरते हुए कहती है, कुछ कहा आपने? रुद्र अन्या के सवाल पे थोड़ा सकपाए जल्दी से कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी नोक जोक देख शौर्य उनके मजे लिए बीच में कहता है, देखो भाई, बॉलीवुड के कैट फाइट पे बाद ये हो रहा है पेरेंट्स फाइट। चैप्टर 852 रस्मों के बिक रमोला जी के खलल। सबकी हंसी खुशी से चल रहा था कि दिग्विजय जी अन्या को रस्मों के लिए बुला लेते हैं और उससे एक सुंदर सी जगह बैठा देते हैं जिसके चारों तरफ फूलों से डेकोरेशन हो रखी थी, जिससे देख अन्या का मन बच्चों के जैसे खुश हो रहा था। दिग्विजय जी सची सुहाना स्नेह अंतरा को इशारा करते हैं तो चारों अपने अपने हाथों में कुमकुम की थाली लिए आती है, जिससे देख अन्या कंफ्यूज सी दिग्विजय जी और देखते हैं तो दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंतरा बेटा, ये हमारे घर की बहुत पुरानी रस्म है। जब भी घर की बहू घर को खुशखबरी देने वाली होती है तो उनके हाथों और पाँव के छाप एक कपड़े में लिया जाता है और उससे मंदिर में रख दिया है ताकि होने वाली माँ हर चीज से महफूज हो, और साथ ही उसकी आरती कर सब घर वाले उससे और उसके बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। अन्या इस रस्म के बारे में सुन काफी एम्स होती हुई कहती है, पर दादाजी आपने कभी इस रस्म का मुझे कभी बताया नहीं। दिग्विजय जी उसके सवाल पे बीती बातों को याद कर थोड़े अफसोस में कहते हैं, वो इसलिए बेटा की कभी हालत ही नहीं। रुद्रांश के शुरुआती दिनों में हमें पता नहीं था और सच्ची के वक्त वो हमारे साथ नहीं थी। उनकी बात पे अन्या भी थोड़ी अफसोस में आ जाती है कि रुद्रांश उसने कितना कुछ मिस कर दिया। कोष्टक दिग्विजय जी हाथ जोड़ भगवान को याद कर आगे कहत है, पर भगवान के कृपा से हमें मुद्दतों के बाद ही सही लेकिन अपनी ये रस्म करने का मौका मिला। चलो शुरू करो। उनकी ऑर्डर पे चारों एक एक कर अन्या के हाथों और पाँव का छाप एक कपड़े में लेती है और उससे मंदिर में रख आती है। उसके बाद अन्या की आरती के साथ उसकी नजर उतारी जाती है। उससे मीठा खिला के उस रस्म की शुरुआत होती है। दिग्विजय जी आगे आते हैं तो अन्या उनके पाँव छू आशीर्वाद लेती है, जिस पे वो उसके सिर पे हाथ फेर कहते हैं, जीती रहो। भगवान तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां दे। ये तुम्हारे लिए। दिग्विजय जी अन्या के लिए लाया तोहफा उससे देते हैं, जो कि एक काफी खूबसूरत हार था जो खानदानी था उनकी पत्नी का, जिससे देख अन्या के आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो उसकी तारीफ किए कहती है, दादाजी बहुत खूबसूरत है, जिस पे दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। उसके बाद आकाश जी अन्या के लिए तोहफा देते हैं। साथ ही सची के माँ बाप छोटा ही सही पर बेहद प्यार से अन्या को तोहफा देते हैं और उससे बड़ाई के साथ ढेरों आशीर्वाद देते हैं। रमोला जी को भी सामने आके अन्या को आशीर्वाद देती है, पर तोहफे के रूप में वो बस एक बुके पकड़ा देती है, जिससे देख रेहान शौर्य को छेड़ते हुए अफसोस भरे स्वर में कहता है, वैसे शौर्य भी आपकी सास तो बड़ी कंजूस है, बस एक बुके। उसकी बात पे शौर्य भी अफसोस की आहें भर कहता है, सुखा कर बुके तो लाई, वरना नसीब में आज तक बेटी के सिवा कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात और हालत पे सब हंसने लगते हैं। वहां मौजूद सारे लोग आज बेहद खुश थे, खासकर अन्या। आज उससे और उसके बच्चे को इतने आशीर्वाद जो मिल रहा था। जिसके बाद दिग्विजय जी रुद्र की ओर देख कहते हैं, आओ रुद्र, अपनी पत्नी का शुक्रिया करो, उससे उसका तोहफा दो। उनकी बात ले रुद्र, जो खामोश सा खड़ा अन्या को देख रहा था, वो आगे बढ़ता है, जिससे देख अन्या बड़े क्यूरियसली उससे देखती है, जैसे कह रही हो, कहा है मेरा तोहफा। रुद्र अपना हाथ बढ़ता है तो जियान एक ज्वेलरी बॉक्स उसके हाथों पे रख देता है, जिससे देख वो अन्या को देता है। अन्या बड़े एक्साइटेडली जब उससे खोलती है तो उसमें एक पायल होती है, जिससे देख अन्या उसके देने का मतलब समझ जाती है। रुद्र इस पायल की झनकार से ये ऐलान करना चाहता था कि उसकी खुशियां दुगनी होने वाली है, उसकी बेटी उसके लिए आने वाली है। अन्या थोड़ी नम आंखों के साथ वो पायल उससे बढ़ा देती है और अपना पाँव हल्का सा आगे कर उससे इशारा करती है, जिससे देख रुद्र अपने घुटनों पे आए उससे बेहद प्यार से वो पायल पहना देता है, जिससे देख सारे लोग उनके खुशी से तालियां बजाते हैं। वही सन्हे एक ज्वेलरी का बॉक्स लिए आगे बढ़ती है कि रमोला जी उसकी माँ उसके बाजू पकड़ उससे टोकते हुए कहती है, तुम कहाँ चली। सन्हे मुस्कुराते हुए सामने की ओर इशारा कर कहती है, अरे माँ, भाभी की रस्म करने। ये सुन रमोला जी का तो मुंह बन जाता है, पर वो उस डिब्बे को देख थोड़े क्यूरियसली पूछती है, इस डब्बे में क्या है। सन्हे उनके सवाल पे वो बॉक्स खोल उन्हें दिखते हुए कहती है, उनके लिए तोहफा है, शौर्य कल जाके लाए थे। रमोला जी की आंख जब उस बॉक्स के सेट पे पड़ती है तो बस उनकी आंख फटी की गाती रह जाती है।
कुंदन और रूबी का वो एक बेहद खूबसूरत एंटीक हार था, जिससे देख रमोला जी के मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है, हे भगवान इतना खूबसूरत हार। उनकी बात सुन सन्हे भी उस हार को देख कहती है, खूबसूरत है ना, और भाभी पे और भी अच्छा लगेगा। ये सुन रमोला जी सारा सा मुंह बनाए कहती है, खूबसूरत तो है, पर तुम उस अन्या को क्यों दे रही हो, ये हार की खूबसूरती तो मेरी। ये बोलते बोलते वो संभाल के स्नेह के गलों को छू कहती है, मेरा मतलब है मेरी बेटी के गले में जायद सजेगी, और तुम ऐसे ही लुटा रही हो। सन्हे अपनी माँ के स्वभाव से वाकिफ थी, इसलिए वो उनकी बात को बड़े लाइटली लिए कहती है, लुटा कहा रही हूँ माँ, ये तोहफा है उनके लिए। अपनी बेटी की नादानी जैसी बात सुन रमोला जी थोड़े उखड़े शब्दों में कहती है, वैसे इतने महंगे तोहफे की क्या जरूरत, अब हमें क्या पता कि जिस खुशियों के लिए उससे इतने महंगे महंगे तोहफे मिल रहे हैं वो इस घर की है भी या नहीं। उनका स्वर आखिरी आते आते इस कदर था कि सबके कानों में पड़ने के लिए काफी था। कोष्टक